साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर आपके स्टैटिक जीके के वे प्रश्न होंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो आपकी एमपी पुलिस और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, आपको अपने आंसर्स को भी नोट डाउन करते जाना है। जो भी नई चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं उन सारी चीजों को आप नोट डाउन करते चलेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? पहली नहीं पूछी जा रही है, दूसरी भाषा पूछी जा रही है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है हिंदी, फिर मराठी, तेलुगु, बंगाली और तमिल। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो भारत के दूसरे नंबर से सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है? आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि बंगाली ऐसी भाषा है जो भारत में दूसरे क्रम में सर्वाधिक बोली जाती है। तो पहले क्रम पर कौन बोली जाती है, दूसरे पर कौन है और तीसरे पर कौन है, ये सारी डेटा, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। यानी कि 43.63% जो भारतीय हैं वो हिंदी बोलते हैं। उसके बाद में 8.03% भाषा जो है वो बंगाली बोली जाती है, यानी कि दूसरे क्रम पर बंगाली आती है। वहीं तीसरे क्रम की बात करें तो बंगाली के बाद मराठी जो है वो 6.86% वक्ताओं के द्वारा मराठी भाषा बोली जाती है। यानी कि पहले क्रम पर हिंदी हो गई, दूसरे क्रम पर बंगाली हो गई और तीसरे क्रम पर मराठी हो गई। ये तीनों चीजें आपको नोट डाउन कर लेना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर अगर हम संविधान की दृष्टि से बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। भाषाओं के बारे में कौन सी सूची में वर्णन किया गया है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नाबार्ड के बारे में सही कथन को चुनें। नाबार्ड के बारे में आपको पता होगा, जो आपकी आरआरबीज होती हैं, यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो देखिए, नाबार्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 है, नाबार्ड पूरी तरह से आरबीआई के स्वामित्व में है। ऑप्शन नंबर 3 है, नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया था। बताइए कौन से कथन इसमें से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक और दो? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि एक और तीन, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। यानी कि नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नाबार्ड पूरी तरह से आरबीआई के स्वामित्व में नहीं है। तो नाबार्ड किसके स्वामित्व में है, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का। किस एक्ट के तहत बनाई गई है? तो 1981 के एक्ट के तहत इसको 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, बाकी अगर नाबार्ड की बात करें तो पूरी तरह से ये भारत सरकार के स्वामित्व में है, यानी कि यह एक सरकारी बैंक है और भारत सरकार के स्वामित्व में है। इससे आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है, ये आपको याद रखना है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड के जो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो चिंतालू गोविंद राजुलू जो है वो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। इसका मुख्यालय और अध्यक्ष जो हैं वो अति महत्वपूर्ण है आपके एमपी पुलिस और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के एग्जाम की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कलिंग कप से संबंधित है? यानी कि कलिंग कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो खेल की दृष्टि से अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स जीके में आपसे कप पूछे जाते हैं, खिलाड़ी पूछे जाते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा कप, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये सब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कलिंग कप की बात करते हैं, क्रिकेट से है, हॉकी से है, गोल्फ से है, टेबल टेनिस से है, या फिर फुटबॉल से है? आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि ये आपका टेबल टेनिस से संबंध नहीं, डी यहाँ पर नहीं होगा। इसका सही आंसर ई हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका
कलिंग कप है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, यानी फिफ्थ यानी कि ई जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है आपका कलिंग कप। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो कलिंग कप फुटबॉल से संबंधित है। कुछ अन्य कप जो फुटबॉल से संबंधित हैं वे कौन-कौन से हैं? तो डूरंड कप जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फीफा विश्व कप के बारे में आप जानते ही हैं, ये भी आपका फुटबॉल से है। और जो ग्रे कप है, ये कप बहुत कम चर्चा में रहता है, लेकिन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि जो ग्रे कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा ग्रे कप जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीशैलम बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांध, नदियां, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न होते हैं। आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन एक है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक, ऑप्शन ई है गोवा। तो कहां पर स्थित है श्रीशैलम बांध? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीशैलम बांध। आंध्र प्रदेश में कहां पर स्थित है, क्या क्या इसकी प्रमुख जानकारियां हैं, आइए आपको देते हैं। तो श्रीशैलम बांध जो है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में श्रीशैलम बांध है। इसका निर्माण कृष्णा नदी के तट पर किया गया, ये भी आपको याद रखना है। जो श्रीशैलम बांध है वो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। क्षमता की बात करें तो 193 टीएमसी पानी जो है, और पूर्ण जलाशय स्तर की अगर हम बात करते हैं तो 215.8 टीएमसी पानी जो है इसमें पाया जाता है। चलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये सारे स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजधानियां और मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? बिल्कुल करेक्ट मैचिंग कौन सी है, यह आपसे पूछी गई है। तो ये सारी जानकारी आपको, सारे जो आपके यहाँ पर जो आपके देश दिए गए हैं इनकी राजधानी और मुद्रा को आइए हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि एक राजधानी और मुद्रा जरूर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो या फिर रेलवे का एग्जाम्स हो। चलिए, नेपाल थिम्पू नेपाली रुपया, क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? म्यांमार नायपीदाव बारमिस कयात, या फिर इंडोनेशिया बाली इंडोनेशियाई रुपया, मलेशिया माले मलेशियाई रिंगित। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको देश का नाम दिया है, फिर उसकी राजधानी दी है, फिर उसकी करेंसी दी है। बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि म्यांमार जो है उसकी राजधानी नैपीदाव है और कायात जो है वो यहाँ की मुद्रा हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो बाकी की राजधानियाँ और करेंसी क्यों गलत है, आइए देख लेते हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है, ना कि थिम्पू है। तो थिम्पू सर किसकी राजधानी है? तो थिम्पू जो है वो आपकी भूटान की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया बिल्कुल सही है। भूटान की मुद्रा न्यूट्रल ग्राम होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए म्यांमार जो है इसका सही आंसर है। म्यांमार के तीनों बिल्कुल सही हैं। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी बाली नहीं है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया रुपया जो है वो बिल्कुल मुद्रा सही है। मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया की राजधानी माले नहीं है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ये आपको याद रखना है। बाकी रिंगिट जो है वो मलेशिया की मुद्रा है, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। चलिए यहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू, म्यांमार की नायपीदाव, इंडोनेशिया की जकार्ता, मलेशिया की कुआलालंपुर, तुर्की की अंकारा और कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है। ये सारी राजधानियाँ आपको याद रखना है। ये राजधानियाँ परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, इन सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान देता है? इकोनॉमिक्स का यह प्रश्न है। कृषि, सेवा, उद्योग या फिर ए और सी दोनों? चलिए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा योगदान देता है भारत की राष्ट्रीय आय में। यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो मुख्यतः सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर पर टिकी हुई है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो भारत में सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख चालक है, क्योंकि यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो इसका लगभग 55% जो है वो आपके सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। ठीक है। बाकी भारत में रोजगार सृजन में भी सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहता है, ये आपको याद रखना है। सर्विस सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ते हैं। तो टकला मकान रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, पेरू में या फिर इनमें से किसी में नहीं? बताइए कहां पर है टकला मकान जो है रेगिस्तान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि चीन में स्थित है टकला मकान रेगिस्तान। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि बाकी जो देश दिए हुए हैं इनमें कौन कौन से रेगिस्तान स्थित हैं। तो देखिए
तो चीन में टकला माखन है, उसके बाद में भारत में थार रेगिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन रेगिस्तान है, पेरू में सेचुरा रेगिस्तान है। ये चारों रेगिस्तान, चारों देश आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के ऊपर इनमें से कौन सा बांध है? उड़ी बांध, लखवार बांध, टिहरी डैम या फिर भाखड़ा नागल या फिर मेट्टूर बांध। आइए आंसर देखें, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर बी यानी कि जो लखवार बांध है वो आपका यमुना नदी के ऊपर स्थित है। बाकी भाखड़ा नागल बांध की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा भारत का जो बांध है वो आपका भाखड़ा नागल बांध है। देखिए कुछ जानकारी। उड़ी बांध की बात करते हैं तो झेलम नदी पर है और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लखवार डैम की बात करते हैं यमुना नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी डैम की बात करते हैं भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। भाखड़ा नागल की बात करते हैं सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मेट्टूर बांध की बात करते हैं तो कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में स्थित है आपका मेट्टूर डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर किसका उदाहरण है? मुक्त खड़े हुए मंदिरों का उदाहरण है, शैलकृत मंदिर का उदाहरण है, सौर मंदिर का उदाहरण है या फिर नागर शैली मंदिर का उदाहरण है? आइए आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि शैलकृत मंदिर का उदाहरण है एलोरा में कैलाश मंदिर, जो कि औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर देखिए, तो एलोरा में कैलाश मंदिर शैलकृत मंदिर का उदाहरण है। यह भारत में सबसे बड़े शैलकृत प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है, जो महाराष्ट्र में एक बड़ी एकल चट्टान से बना हुआ है, यानी कि एक ही चट्टान को काट करके इस एलोरा मंदिर का निर्माण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। पूरी एक साल की हम करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे कि आपके पुरस्कार हो गए, जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गया, और जो भी यहाँ पर नई नई चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एमपी पुलिस, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसके कि उसके आधार पर हम आगामी और वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं। प्रमुख अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? रणवीर सिंह को, आयुष्मान खुराना को, अक्षय कुमार को या फिर शाहिद कपूर को? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी यानी कि अक्षय कुमार को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। कुछ जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो अक्षय कुमार को दादा साहब फाल्के 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बाकी दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी है। जो प्रमुख जानकारी है आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह आपको याद रखना है। पहली बार जो है यह पुरस्कार देविका रानी रोरी को दिया गया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा देविका रानी को पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी और किसके मध्य में जून 2021 में डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम का शुरुआत किया गया था? तो बताइए किस किसने मिलकर के डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम की शुरुआत की थी? फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर। तो बताइए एनएसडीसी और किसने मिलकर के इस डिजिटल चैंपियन की शुरुआत की थी? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी यानी कि एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने मिलकर के 2021 जून में डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी का फुल फॉर्म होता है, यह याद रखिएगा। और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने हेतु गठबंधन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार हेतु तैयार करना है। ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर की जानकारी हो गई और कुछ डिजिटल क्रांति की जानकारी हो गई, यह जो है युवाओं को दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने मिलकर के शुरुआत की है। जून 2021 में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी? 2019 में, 2020 में, 2021 में या फिर 2023 में? आंसर देखें, सही आंसर है डी यानी कि 2023 में भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो भारत को पहले 2022 में G20 की ओसाका घोषणा के साथ शिखर सम्मेलन मेजबानी करने के लिए उम्मीद किया गया था, लेकिन जो आपका कोविड आ गया है, कोविड की वजह से 2022 को कन्वर्ट करके 2023 कर दिया गया है। और जो 2023 वाला है वो आपके भारत में आयोजित किया जाएगा। G20 2023 जो है वो अब भारत में आयोजित किया जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदारी बनने की घोषणा की है? तो जुलाई 2021 में अब कौन है जो भारत की पहली कंपनी होगी जो ओलंपिक में भागीदारी करेगी? देखिए, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी या फिर फैंटा। आइए आंसर देखते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है। सही आंसर है बी, यानी कि थम्स अप जो है पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो ओलंपिक खेलों के विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा जिसने की है वो आपकी थम्स अप है। ठीक है ना? देखिए, तो थम्स अप कोका कोला कंपनी के घरेलू शीतल पेय ब्रांड थम्स अप ने ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदारी बनने की घोषणा की है। संभवतः वह पहली बार भारत की कोई पेय कंपनी जो ओलंपिक खेलों के साथ में साझेदारी कर रही है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि यह भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो ओलंपिक में भागीदारी ले रही है। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? चलिए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। अब ये आहार क्रांति मिशन क्या है, आइए देख लेते हैं कुछ जानकारी। तो मिशन आहार क्रांति का उद्देश्य पोषण से संतुलित आहार के महत्व के संदेश को फैलाना है। विश्व को भारत और दुनिया के सामने आने वाली प्रमुख समस्या के समाधान के लिए तैयार करना, ये भी इस आहार क्रांति का प्रमुख उद्देश्य है। बाकी मिशन का आदर्श वाक्य क्या है, टैगलाइन पूछा जा सकता है। तो अच्छा आहार अच्छा अनुभूति, यह आहार क्रांति का टैगलाइन है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य वर्मा तिरुवादी, साजी एनएम, वीर आदित्य वर्मा या फिर के एस नारायण? तो किसे सम्मानित किया गया है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से? आंसर देखिए, सही आंसर बी, यानी कि साजी एनएम को यहाँ पर सम्मानित किया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 से। कुछ जानकारी देखते हैं। तो साजी एनएम, जिन्हें संप्रेम केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है, याद रखिएगा केरल का ट्यूबरमैन किसे कहा जाता है, तो साजी एनएम को कहा जाता है। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। बाकी यहाँ पर यह बताया गया है कि इन्होंने किसमें जो है अपना प्रमुख योगदान दिया है। तो अपने खेत में लगभग 200 कंद फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का संरक्षण करते हैं जिसमें ग्रेटर याम, लेसर याम, एलिफेंट फुट याम, शकरकंद, कसावा और चीनी आलू आदि जो है वो इसमें शामिल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने कवर किया स्टैटिक जीके और साथ ही साथ में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि लगातार ऐसी ही वीडियो आपके लिए समय समय पर आती रहेंगी। ठीक है, तो तैयार रहिए। 8 जनवरी से एमपी पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल किसी भी भ्रम में मत पड़िएगा। यह आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा। आपका एग्जाम 8 जनवरी से ही होगा। बाकी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है, आपको पता है 23 फरवरी से ग्रुप डी की एग्जाम होने वाले हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी मेंस जो है वो आपका 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 15 जनवरी को एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नया प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।